बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन IMF से किए गए मुआहदे की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पे आई, जिसे वफाकी वज़रा ने बयान किया। आज के दिन ऑडियो लीक पर भी काफ़ी बात हुई, जिस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह कहना था कि नहीं आती तो रसीदें नहीं आती, कभी कभार ऑडियो लीक्स आ जाती है, कभी किसी और चीज़ का शोर मच जाता है, रसीदें हम तक नहीं पहुँचती, बाकी बहुत सी बातें पहुँचती हैं। ऑडियो लीक्स को लेकर सियासत के अंदर भी काफ़ी हंगामा बरपा है। इसके असरात आने वाले दिनों में सियासत पर क्या पड़ेंगे और इसके असरात क्या मुस्बत पड़ेंगे या मनफी पड़ेंगे और कितनी देर तक याद रहेंगे, ये एक अहम सवाल है। मंजरनामे भी बात करेंगे और इस इशू पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने इससे मुतल्लिक क्या गुफ्तगू की है वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए, फिर राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। हर मौके के ऊपर इनको ये सहूलत मौजूद थी कि अगर उनके पास सबूत थे तो वो पेश तरीके से आप दोनों इदारों को अपने निशाने पे रखे हुए हैं। ये इंतहाई नामुनासिब है। नहीं आती तुम्हारी याद, बरसों तक नहीं आती, मगर ये याद आते हो, मुसलसल याद आते हो। फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब का भी तज़किरा किया है, उनकी वापसी का भी तज़किरा किया है, बहुत सी बातें भी की हैं, अपोजिशन के सवालात के जवाबात भी दिए हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो को लेकर हमने इस पर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं, राना शमीम साहब के इल्ज़ामात पर भी बात कर चुके हैं। अब ये जो नई ऑडियो आई है, ऐसी ऑडियोज और कितनी है? आपने भी इशारा दिया था कि अभी मजीद कुछ पेश खैमा है जो साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। यासा जिस दिन मैंने अपने प्रोग्राम में हम दोनों प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने कहा था कुछ और भी चीज़ें आएंगी, तो वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ और भी चीज़ें आएंगी और उनकी तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। कुछ और की फहरिस्त कितनी लंबी है? ये 13 से 14 मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ तो हमारे ट्विटर्स पे कह रहे हैं जी 3 और आएंगी, 4 आएंगी। 13 से 14 और चीज़ें हैं जिनमें कुछ हसासदारों के लोगों को मुबैना तौर पे मुलव्वस करने की कोशिश की जाएगी। एक से ज़ायद ऑडियो ऐसी आएगी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से होगी, सही। कुछ ऐसी होंगी जो बड़े सियासतदान के हवाले से होंगी और कुछ अदलिया के हवाले से होंगी। यानी ये एक पूरा जैसे सीरियल जिसे कहते हैं ना, जब हम हम एक छोटे बचपन में पढ़ते थे, इमरान सीरीज रसाले होते थे नावल, उसमें बड़ा सस्पेंस डाल के बड़ी चीज़ें की जाती थी, भूटान क्या फलां क्या, ये सेम उसी तरह है। और ये मज़े वाली बात ये है कि बड़ी अच्छी बात की आज। नहीं राना साहब इधर ही, वो इमरान सीरीज का लिखारी एक होता था, इस सीरीज के लिखारी कितने हैं? इस सीरीज के लिखारी जो है वो 6 से 7 हैं। अच्छा। और मज़े वाली बात है कि सारे लिखारी जो है ना वो वाकई लिखारी हैं, लिखारी भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और उनमें चंद अनारी भी हैं। लिखारी भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, चंद अनारी भी हैं। जो अनारी हैं वो अपनी तरफ ही गोल कर देते हैं। अच्छा। हर छक्का जो होता है ना वो जीतने के लिए नहीं होता। कुछ छक्के ऐसे भी होते हैं जो आखिरी बॉल पे आप मारते हैं और उसके बाद 4 रन रह जाते हैं, सामने वाला वो आता है जो 4 रन एक ओवर में नहीं कर सकता। तो कई छक्के ऐसे होते हैं जो आखिरी बॉल पे नहीं मारे जाते, ओवर की आखिरी बॉल पे नहीं मारे जाते, उसके बाद भी अगर ओवर हो तो ये ज़हन में रखते हैं। उसमें सिंगल ली जाती है ताकि आप दोबारा सामने आ जाए और मुश्किल वक्त में कर लें, जिस तरह आज मोहम्मद नवाज ने आज के मैच में किया। तो यह सर कुछ छक्के ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी को नारी कर देते हैं। तो ये है। अब हम ज़रा उस चीज़ की तरफ चलते हैं ना जो आप फिर खबर देते हैं। यासर, एक तो मेरी आज भी साबिक चीफ जस्टिस साहब से बड़ी तफसीली बात हुई। अगर उन्होंने गलत किया तो वो भुगतेंगे, अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो फिर आप ये गौर तो करें। मैं फिर बार बार कहता हूँ, क्या ये सिर्फ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ है? क्या ये कंपेन सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है? आप ज़रा गौर करें ना कि एक लाहौर में रेफरेंस हुआ, उसमें तकरीर क्या हुई? उससे पहले इस्लामाबाद में वहाँ पे तकरीर क्या हुई? उससे पहले एक और जगह पे वहाँ पे तकरीर क्या हुई? ये सीरियल कहाँ से चल रही है? इस सीरियल में कौन से लोग आ रहे हैं? इस सीरियल में कौन कहाँ बैठ के क्या बात कर रहा है? किसने किस जगह कितने पैसे किससे लेकर ये सब कुछ हो रहा है? यह हरकत क्यों चल रहा है? ये बड़ी अच्छी बात है फवाद चौधरी साहब की। आज आप बेगुनाह हैं, बिल्कुल आप बेगुनाह हैं, लाएं कागज लाएं, रखें कि जी ये कागज है जी, ये हमारे सबूत हैं, खत्म होगी बात। इसमें कुछ चीज रह जाती है। आप उठते हैं एक वीडियो, एक ऑडियो, एक फला, इस पर क्यों डिपेंड कर रहे हैं?
ये क्यों नहीं कहा जाता मियाँ साहब बेगुनाह है, लंदन से पाकिस्तान आए, आके सामने बैठ जाएं कि जनाब मैं बेगुनाह हूं, ये मेरे पास सबूत है, आए अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डालें, अगर मैं दुरुस्त हो तो बेगुनाह करें। क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमने अपने सेमिनार्स को बना दिया अपने अहमदारों पे तनकीद के लिए? क्यों बना दिया? सर ये देखना होगा। ये हम 5th जनरेशन वार जो कह रहे थे, इसके पीछे कुछ चीज़ें थी। पहले तो ये देखो कि ये वो कौन कौन सी NGOs हैं। ये तो मैं आज आपको ये भी खबर दे दूं, फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था हम तहकीकात कर रहे हैं। मेरे पास इतला यह है कि ये तहकीकात नहीं हो रही, फैसला हो चुका है कि जो एक सीरियल चल रही थी, इसके पीछे जो एकदम सेमिनार मुख्तलिफ हो रहे थे, मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे थे, उनको जो लोग पीछे से NGOs पैसे दे रही थी, नाम प्रोग्राम का क्या होता था, प्रोग्राम का रंग क्या होता था, उसमें गुफ्तगू क्या होती थी, ये कौन कौन है, उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन होने जा रहा है, बड़ा सख्त एक्शन। राना साहब एक सवाल है, आप क्या समझते हैं? फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि पेशी आने वाली है, चालान जब पेश होने लगते हैं तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। क्या सिर्फ टाइमिंग की वजह से मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? हुकूमत अगर इसका फोरेंसिक करवा ले और वो गलत साबित हो जाए तभी तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही बात होगी ना? देखिए मैं आपको फिर आप निकाल लेते ना खबर, आप मांगते हैं, मैंने कहा था आगे जाके खबर देंगे। एक नहीं, दो नहीं, 11 ये लिख लीजिएगा, 11 ऑडियोज़ और वीडियोज़ का फोरेंसिक होने जा रहा है। अच्छा। और अब हुकूमत नहीं फंसेगी, हुकूमत फंसती नहीं किसी सूरत में, मुस्लिम लीग नून फंसेगी। चले और उनके हवारी फंसेंगे, कुछ जर्नलिस्ट भी फंसेंगे। इसी आपको ये गुफ्तगू कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, ऑडियो लीक्स को लेकर बातचीत चल रही है, राना साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, खबर अंदर की दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपसे ये जानना मकसूद है कि टाइमिंग को लेकर बात हो रही है कि एक तरफ पेशियां चल रही हैं तो दूसरी जानिब ऐसी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। क्या सिर्फ टाइमिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए या वजह इसके पसे पर्दा आपको कुछ और दिखाई देती है? नहीं, ये तो अभी कुछ देर पहले 9 बजे में ख्याल है ये समा टीवी ने जो ऑपरेशन किया है इस वीडियो का, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा झूठ और सच सामने लाए हैं और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से तकरीरों को, 2 तकरीरों को जोड़ के ये तकरीर जो है वो क्रिएट की गई है वीडियो, उसके बाद तो इसमें कुछ रह नहीं गया। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ है वो बहुत मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से अदालतों को एक पूरा बाकायदा मुहिम के तहत कंट्रोवर्शियल, जब भी ये मरियम नवाज का केस आता है, इस तरह की कोई ऑडियो वीडियोस जो है लेके आई जाती हैं ताकि जजेस को ब्लैकमेल किया जा सके, और एक ही ग्रुप जो है जर्नलिस्ट का वो उसमें यूज होता है। और ये नवाज, सब लोगों को पता है कि मरियम नवाज इसको चलाती है। जो साहब आपने कहा एक ही ग्रोह इस्तेमाल होता है, सारा कुछ चलता है, आपको भी पता है, मेरे पास भी इतलात हैं। आने वाले दिनों में ये मजीद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो जो लोग इनको फंडिंग करती हैं, जो NGOs फंडिंग करती हैं, नाम कुछ और होता है और इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ होता है सारा कुछ, उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो इस वक्त केस जो है वो अदालत में इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसको बेहतर तरीके से इसको एनालाइज भी कर सकती है और वो कर सकती है। लेकिन इसकी कोई इतनी अहमियत इसलिए नहीं है राना साहब कि आपने पैनामा के सारा शुरू से आपने रिपोर्ट किया है, देखा है, ये जिसमें ये 3 चीफ जस्टिस, 16 के करीब जजेस और इतने ज्यादा जजेस जो है वो इसमें शामिल हों, वो फिर इसमें उनका जो है वो नहीं रहता, कोई एक जज के किसी क्लिप वैसे रेलिवेंट नहीं रहता। लेकिन बहरहाल दिस इज अप टू द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो उसको किस तरह से आगे। तो साहब आज एक मीटिंग हुई जिसमें हमारी किसी लोगों से बात हुई, BDM के लोगों से, उनका कहना है कि जी हम बहुत जल्द 1 से 1.5 माह बाद, उनको उम्मीद यह है कि 1 से 1.5 माह बाद हालात उनके हक में हो जाएंगे और फिर वो तहरीक के अदम एतमाद लाएंगे स्पीकर के खिलाफ। क्या ऐसा आपको नजर आता है? फिलहाल तो दूर तो कोई हालात नहीं है। फिलहाल तो उनका हालात जो पेशावर में जलसा हुआ है उसी से आप अंदाजा लगा लें कि उनके हालात कितने पतले हैं, और बाकी जो है ये मामला जो है जाहिर है कि वो इस वक्त किसी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत को कुछ चैलेंज दे सकते।
लेकिन चौधरी साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब ने तो ये कहा है कि कल के सरबराही इजलास में फैसले होंगे। हम तो पहिया जाम हड़ताल, मुल्क गिर हड़ताल और तहरीक मार्च, उन्होंने पता नहीं क्या क्या गिनवा दिया, पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। उनका कहना है कि फरवरी से ये सारा धमाधम मस्त कलंदर शुरू करेंगे। इस तरह के जोकरों के ऊपर मेरा तस्करा करने का कोई टाइम नहीं है। जो साहब, आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी सुना दें, आवाम जानना चाहती है। महंगाई का खात्मा होता नजर आ रहा है। लेकिन ये महंगाई जो है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक है जो बैनुल-अक़वामी महंगाई, अगर तेल की कीमत में दुनिया में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो जाहिर है हम किसी और सियारे पे तो नहीं है, हम तो इधर ही हैं। अगर बाहर इजाफा हो रहा होगा तो यहाँ पे भी इजाफा होगा, अगर वहाँ पे कमी होगी तो यहाँ पे भी कमी होगी। हमारी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी देखें सारी जो मेजर सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में कमी आई है। क्रशिंग सीजन शुरू हो गया है, चीनी की कीमत 47 रुपए कम हो गई है, अब 90-95 रुपए के ऊपर जो है वो बिक रही है। तो ये जो खाने पीने की एशिया में इनमें इतना रिलीफ आया है, उसको कंपनसेट कर देता है जो हमारा मामला है एनर्जी में इजाफे का। लेकिन एनर्जी प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं। फवाद चौधरी साहब, माहिर मईशत बहुत से अशफाक तोला साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, उनसे आज ही के दिन गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना था कि हुकूमत को मसला 70 से $80 फी बैरल जो है वो पेट्रोलियम खरीदने में नहीं है। असल मसला ये है कि डॉलर की उड़ान जो ऊंची हुई 175 पे चला गया, उससे आपको ये सारा कुछ देखने में आ रहा है। अब हर माह अगर 4 रुपए लेवी लगेगी तो ये पेट्रोल कहां पे पहुंच जाएगा? ये तो वो जो डॉलर ऊपर जाता है वो इसलिए जाता है ना कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट कम है। अगर आप डॉलर कैसे नीचे ना, जाहिर है डॉलर को आप वाहिद तरीका यही है कि आप अपने एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट जो है वो जितनी इस वक्त डिटेल अपना तारीख के सबसे बड़े हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद जो आया हुआ इस वक्त हमारा जो रेमिटेंसेस जो है, उनसे ये सिचुएशन अभी तक कंट्रोल में है। अभी तक देखें हमने कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया डॉलर को मेंटेन करने के ऊपर। अब ये IMF का प्रोग्राम हो गया है तो आप देखेंगे कल से डॉलर भी जो है वो नीचे आएगा। लेकिन असल जो कीमतें हैं, जो चीजें हैं, ये इंटरनेशनली इनका मामला जो है वो तय होता है। ये कोई एक आध मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया ही इस वक्त एक सिचुएशन में है, स्पेशली एनर्जी प्राइसेस। जो साहब, दावा है मुस्लिम लीग नून का और PDM का, दोनों का, कि जो 23 अरकान असम्बली हैं जो हमारे साथ राब्तों में हैं तहरीक इंसाफ के, तो मैंने उनसे सवाल किया कि इस जॉइंट सेक्शन में तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जॉइंट सेक्शन के बाद कुछ हालात बदलने और 23 अरकान असम्बली जो हैं हम अगले 2 माह में ओपन कर देंगे। तो आपके पास कितने अरकान असम्बली हैं जो अपोजिशन के, जो आपके साथ राब्तों में? ये तो ऐसी है, स्पाइस के लिए बात होती है, वो अभी सबको पता चल जाता है जब चल रहा होता है मामला, और इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है। अपोजिशन बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर अपोजिशन के साथ कोई इस वक्त जाने को तैयार नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अगर अपोजिशन कमजोर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में बड़े नामों का उनके साथ जुड़ जाना, उसकी फिर वजह क्या नजर आती? देखिए, कोई बड़ा नाम उनके साथ नहीं जुड़ा, सारे वो नाम जुड़े हैं उनके साथ जो पहले से, जिनके पास कोई और PTI में या कोई और जा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी का टिकट तो इस वक्त देखे ना, अगर मैं तो बिलावल साहब को भी मशवरा दूंगा कि फिलहाल पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन ना लड़े, अगर लड़काना से उन्होंने इलेक्शन जीता। तो साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा टारगेट है जिसको आप अचीव करने के बाद आइंदा इलेक्शन में PTI विन कर सकती है? देखिए, ये हमारा चैलेंज सिर्फ यही है इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी का मामला है, इसमें जो कीमतों के में कमी लाना, ये अगले 5-6 महीने में इंशाल्लाह वैसे भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और अब बाकी हमने जो बड़े इशारे हैं वो सारे इस वक्त आप देखें, आज IMF ने कंफर्म किया है 4% से ज्यादा ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल जो अपना मामला है, उस इंडस्ट्री को हमने अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है। एग्रीकल्चर में 1100 अरब रुपया गया है, बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो हमारे इशारे बिल्कुल ठीक हैं। इंशाल्लाह ये हमारी एनर्जी प्राइसेस का मामला ठीक हो जाए, हमें कोई चैलेंज। तो चौधरी साहब, आज जो वज़ीर ख़जाना मुशीर ख़जाना शौकत तरीन का जो कहना है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, अब 22, 24, 26 रुपए का फ़ी यूनिट है, अभी जो नई सिफारिश आई है वो 5 रुपए फ़ी यूनिट इजाफे की है, ये इसी तरह ही बढ़ता रहा तो फिर महंगाई कैसे कम होगी? नहीं, ये जो 200 यूनिट तक है उनके लिए तो कोई इजाफा नहीं है, जो ऊपर वाले हैं उनके लिए इजाफा होगा, लेकिन वो भी इतना नहीं है। मेजर इजाफा हम कर चुके हैं, बिजली की कीमत में इतना इजाफा नहीं होगा। ये गैस और ये जो अपना हमारा पेट्रोल है,
ये जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। जो साहब एक आखिरी सवाल, अपोजिशन अगर अपने एहतजाजी जलसों का और इस्लामाबाद धरने का ऐलान करती है, जैसी भी अपोजिशन है, अगर धरने का ऐलान करती है और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करती है, आप इन्हें फ्री हैंड देंगे या कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे? देखिए, इनके कहने के ऊपर इनके घर वाले भी घर में नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। इनके कहने में किसने लगना है? कर लें, शौक पूरा करें, ये तो जमहूरी हक है, कर लें, ये भी कोशिश कर लें। सही, कोशिश करनी है तो अपोजिशन कोशिश कर ले, जो जैसा भी उन्होंने तहरीक को चलाना है या जलसों को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने का इरादा किए हुए है। कल सरबराही इजलास में मजीद फैसले होंगे और वही मुतफ़िका फैसलों को मद्देनजर रखते हुए आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन के किसी भी फैसले से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होने वाली। क्या इतने कमजोर फैसले हैं अपोजिशन के? अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली क्या है, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला साहब। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज हमदुल्ला साहब, कुछ ही देर पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उसी के मंदरजात पे उनसे सवाल किया कि क्या अपोजिशन से कोई खतरा है। उनका यह मानना है कि इस बटी हुई और बिखरी हुई अपोजिशन से हुकूमत को क्या खतरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फवाद भाई तो उनकी सियासत भी मालूम है आपको भी, हम सबको। अब फवाद भाई हमें बिखरी हुई पता नहीं क्या अल्काबात हमें देते हैं। खुद फवाद चौधरी साहब का खुद सियासी घराना मालूम नहीं है, उनका सियासी नसब मालूम नहीं है। कभी मुशर्रफ के साथ, कभी चौधरी बिरादरान के साथ, कभी जरदारी के साथ, आज इमरान खान के साथ। ये हर दस्तरखान पे उन्होंने वक्त गुजारा है। अगले का इंतजार है कि आइंदा वो किसकी दस्तरखान पे किसकी तालीम खाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, बात यह है कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक तहरीक का नाम है। वो 22 करोड़ आवाम की आवाज है, उनकी तर्जुमान है, उनकी उम्मीदों और उमंगों का मरकज बन चुका है। जहां तक हुकूमत है, हुकूमत कोई परवाह नहीं है। आपने कहा कि हुकूमत को आपकी पोजीशन से और आपकी तहरीक से उनको कोई परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को तो 22 करोड़ आवाम की महंगाई से भी कोई परवाह नहीं है। वो इतने बेहिस हो चुके हैं। चीनी की कीमत, आटे की कीमत, बिजली, गैस, लोड शेडिंग। वजीर कहते हैं कि 24 घंटे में 3 बार, सुबह, शाम, दोपहर और शाम। कोई मेडिसिन है, कोई डॉक्टर है कि तुम 22 करोड़ आवाम को ये औकात बता रहे हैं? कोई कह रहा है कि 100 नवाले के बजाय 90 नवाले, 100 दाने चीनी के बजाय 90। ये इतने बेहिस लोग हैं, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। तो इसलिए अपोजिशन का भी कोई परवाह नहीं, इनको तो इलेक्शन कमीशन का भी कोई परवाह नहीं। फवाद साहब जो आप भी है और चाहते भी है, बड़ी भरपूर तहरीक। फवाद साहब और PTI जो है, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक बात। आप सब जो आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, क्या इस फाइनल राउंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP आपके साथ मुजाहिरों में शामिल होगी? देखिए, ये फैसला जो आज हमने तजावीज़ मुरतब की है, कल 3 बजे सरबराही इजलास होगा। उन तमाम सिफारिशात को उनके सामने रख लिया जाएगा। उसमें तमाम ऑप्शंस जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो तमाम मौजूद हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी और ANP की बात है, देखिए वो फिलहाल PDM का हिस्सा नहीं है। ये 8 जमातों के तजावीज़, सिफारिशात और कल जो फैसले आएंगे वो भी 8 जमातें जो PDM में शामिल है उनके फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं रही, न ANP PDM का हिस्सा रही है। फर्ज करें अगर वो चाहते हैं कि हम PDM का हिस्सा और एक प्लेटफार्म से हम एहतजाज चलाएंगे, मुजाहरे करेंगे, जलसे करेंगे, तो वो रुजू कर सकता है, लेकिन उसका फैसला
PDM का सरबराही इजलास करेगा। हाफिज साहब, एक अहम सवाल है, जब अपोजिशन ये समझती है कि अंदर महंगाई का तूफान है, हुकूमत ये मुल्क चला नहीं सकती, बैड गवर्नेंस है, सब कुछ तबाह कर दिया, IMF के पास गिरवी रख दिया गया मुल्क, तो क्या अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये हुकूमत वक्त से पहले गिर जाती है तो कोई भी जमात इस मुल्क को सहारा दे सकती है? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत का खात्मा जरूरी है, क्योंकि ये कोविड-19 की तरह या लाहौर में डेंगू की तरह ये 22 करोड़ आवाम के लिए एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी वायरस बन चुकी है जो उस बीमारी और वायरस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कमी का नाम ही नहीं ले रहा। अब मसला इसका हल क्या होगा? आपकी सवाल के जवाब में कि अगर ये हुकूमत गिर जाती है, नो, हम इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं और नतीजतन क्या चाहते हैं हम? फौरन और जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ, बगैर किसी मुदाखलत के, जिसमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुदाखलत हमेशा रहा है, उसके बगैर आइन की अमलदारी चाहते हैं, एक हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट और हुकूमत चाहते हैं। ये वाहिद हल है इस पाकिस्तान का, जिससे, क्योंकि जब पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल तौर पर ये स्टेबल ना हो, आपकी मईशत जिस तरह अभी ज़बो हाली का शिकार है, ये और भी तबाह हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इसलिए जरूरी है महंगाई के खात्मे के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है कि इस बीमारी से जो इमरान खान और PTI की सूरत में कौम को निजात दिलाया जाए, और PDM ने ये बेड़ा उठाया। अब साहब, ये फैसला हो चुका क्या आपका कि आप हुकूमत के खात्मे के लिए पार्लियामेंट से बाहर तहरीक जो है उस पर जोर देंगे, या पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद भी जो है आपको ऑप्शन है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आप देख रहे हैं 11 नवंबर को जॉइंट सेशन हो रही है, अचानक मुलतवी किया गया, और 19 नवंबर से पहले 17 नवंबर को रातों रात फिर तलब किया गया। बुनियादी सवाल यह है कि 19 के बाद क्यों नहीं, 19 से पहले क्यों? पता नहीं, ये जंतर मंतर है, ये दरूद और जादू है, बारूद का असर है। अच्छा हाफिज साहब, ये बता दें, ये बता दें 19 से पहले 19 के बाद तो एक साइड पर रख देते हैं, बजट की मंजूरी हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, या ये जॉइंट सेशन हो, इसमें आपकी अपोजिशन के अरकान जो है वो अचानक कम क्यों हो जाते हैं? देखिए ना, आपने जो सवाल किया था उसका मैं मुख्तसर जवाब दूं। पार्लियामेंट के अंदर भी इस हुकूमत के खिलाफ हम लड़ेंगे, पार्लियामेंट के बाहर रोलों और गली कुचों में भी लड़ेंगे। जहां तक हमारे अराकीन की कमी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उन अलाई को जैसे काफ, MQM और JDA सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, अचानक कौन सा प्रेशर दबाव आया कि वो सारे तैयार हो गए। इसी तरह अपोजिशन में ऐसे अराकीन थे जो इंफरादी तौर पर खड़े आई, नामालूम तरफ से उनको दबाव में लाया गया कि कम से कम सेशन में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जब आप डंडे के बल पर, ताकत के बल पर लोगों को हरासा, उनको डराने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा यही निकलता है। हाफिज साहब, अगर बड़ी तादाद में कॉल्स आई हैं तो 2-4 लोग तो सामने आने चाहिए थे जो एतराफ करते हैं कि हमें कॉल्स आई थी, हमें इनकार किया। देखिए, बात ये आपको पता है, ऐसे लोग जब पूरी पार्टियां लेट जाती हैं, पूरी पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, जब पूरी पार्टी लेट जाती है ताकत के सामने, पूरी लाट लेट जाती है ताकत के सामने, एक बेचारा MNA या एक बेचारा सेनेटर उस ताकत के सामने क्या कर सकता है? उन बेचारे की मजबूरी से, उनकी कमजोरी से फायदा उठाते हुए उनको डराने, धमकाने, प्रेशराइज करने, उनकी जमीर पर रखकर उनको अपने इजहार राय की आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी जाती। आपने सीनेट में नहीं देखा खुफिया कैमरे लगे थे, सीनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। अब सेनेट के हाल में खुफिया कैमरे कहां से आ गए? ये तो आप मुल्क की जमहूरियत और सियासत के अर्गमाल है। हम चाहते हैं कि सियासत आजाद हो, जमहूरियत आजाद हो, पार्लियामेंट आजाद माहौल में फैसले करे।
आप क्या समझते हैं, मुशर्रफ और नवाज शरीफ क्या दोनों को आना चाहिए कि नहीं? देखिए, नवाज शरीफ का फैसला उनकी सेहत पर मुबनी है। मैं तो हुकूमत की बात करता हूँ ना, मैंने तो ये नहीं कहा जो सवाल आपने की, मैं तो हुकूमत की बात करता हूँ कि इजाजत भी आपने दी, चलो वो नहीं आते, मैं कहता हूँ कि उसका फैसला उनकी बीमारी पर है, उनकी सेहत पर है कि वो बीमार है या नहीं, वो फैसला वो करेंगे, वो खुद करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत इतना इंसाफ और किसी एक को मफरूर और दूसरे को फरिश्ता, ये खुला तजाद है, ये मुनाफिकत है। मैं इसी पे बात करना चाहता हूं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल खुला तजाद है। आप क्या समझते हैं, क्या दोनों को वापस आना चाहिए कि नहीं, चाहे कोई बीमार है या नहीं है, दोनों को वापस आना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर वो फैसला करते हैं कि मैंने आना है, सेहत ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यही कुलिया फिर मुशर्रफ साहब पे लागू क्यों नहीं होता? देखिए, मुशर्रफ के खिलाफ तो बाकायदा कोर्ट ने फैसला किया, वो स्टेट वकार ने फैसला किया, उस फैसले को किसने रोका? ठीक हाफिज साहब, मैं पार्लियामेंट की बात कर लेता हूं। आपने ही कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट के अंदर जो इनफरादी तौर पे प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर जो करारदादें पेश हुई थी वो मंजूर होने पे मुबारकबाद देने आए थे, लेकिन आप ये देख लें बजट और उसके बाद ये कानूनी इस्लाहात जो सबसे ज़रूरी थी, आपको तो बाद में पता चला कि 50 के करीब इन्होंने बिल पास करवा लिए। क्या ये समझें कि 3.5 साल अपोजिशन हुकूमत के सामने बेबस रही है? हुकूमत तो जो करवाना चाहती थी वो तो करवा लिया। देखिए, अपोजिशन ने जो अपोजिशन के पास पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह उन्होंने लड़ना था, अपोजिशन लड़ी, उन्होंने मेहनत की इस गैर आईनी और रूल्स के खिलाफ जो कानून साजी हुए। लेकिन जब एम्पायर की अंगुली अभी तक पसी हुई है तो फिर तो यही होगा ना जो आपके सामने है। अब साहब आप खुद अंदाजा लगाइए, सीनेट में जब आदमी इत्तेमाद हो, आपस में ज्यादा लड़ती रही, पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उन्होंने बड़े संगीन से इल्जामात लगाए कि मौलाना साहब जब आते थे सिंध में और हमसे ये डिमांड होती थी, उनके भाई को उनकी मर्जी से लगाया जाए, गाड़ियां ऐसे की जाएं। तो ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ इल्जामात, क्या मौलाना साहब से जब शुक्रिया अदा करने आए बिलावल, तो मौलाना साहब ने नहीं कहा कि इतने संगीन और झूठे इल्जामात क्यों लगाए? देखिए, उन बातों में ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं राना साहब। मेरे ख्याल में पीडीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मौलाना साहब पीडीएम को लीड कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों के लिए न मौलाना अपने तहरीक को कुर्बान कर सकते हैं, न किसी उसूल पर वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, न किसी मसला से वो काम ले सकते हैं। मौलाना को तो बहुत बड़ी चीजों की ऑफर हुई, बहुत बड़ी चीजों की ऑफर। चलें ये बता दें, क्या आप तहरीक का आगाज लाहौर से करेंगे, कोयटा से करेंगे, कराची से करेंगे, कहां से करेंगे? देखिए, तहरीक के आगाज नहीं है, ये फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड कहां से शुरू करेंगे? कब से? हाँ, ये तो कब से आगाज है, तहरीक मुसलसल जारी है, ऑप्शन तमाम मौजूद है। इसमें लॉन्ग मार्च, इसमें रोड कारवां, इसमें शटर डाउन, इसमें पयाजाम हड़ताल, इसमें इस्तीफों का ऑप्शन, लाहौर का जलसा, पिंडी का जलसा। साहब आपने कहा है इस्तीफों का ऑप्शन, इस्तीफों का ऑप्शन आपने कहा है, उस पर तो अभी तक जहां पीपल्स पार्टी राजी नहीं थी, तो आपकी बाकी जमातें भी राजी नहीं है। मियां शबाशी साहब भी कह चुके हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। मैंने आपको कहा कि ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि इस्तीफों का फैसला हुआ है। मैं कहता हूं कि ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। हाफिज साहब, लेकिन फैसला क्या होगा, फैसला क्या होगा? अवाम की तरफ से एक दरखास्त है कि जो भी ऑप्शन चूज करना है वो जल्दी से कर लें। इस वक्त महंगाई ने अवाम का कुचूमर निकाला हुआ है। नहीं, इंशाल्लाह हम आवाम के लिए रोडों पर है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद का जलसा, डेरा गाजी खान का, कराची का, कोयटा का, पेशावर का, हम रोडों पर है। कल इंशाल्लाह फैसले होंगे, जो भी शक्ल होगा आपके सामने आएगा। सही, अपोजिशन बहुत जल्द फैसला कर लेगी। तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सरबराही इजलास में एक फैसला होगा और उसी फैसले पे मिन्नो अमल दरामद भी होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे पे और मुआशी मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ऑपोजिशन का नया प्लान क्या है? हाफिज हमदुल्ला साहब ने तो बताया कि प्लान क्या है, सजेशंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ज़ेरे गौर कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद हो सकता है, जिन पर सोच विचार पिछले 3 सालों से जारी है लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सरबराही इजलास में क्या मुतवक्के फैसले हो सकते हैं, ये भी हाफिज हमदुल्ला साहब ने बताया। लेकिन इनका आइंदा का असल प्लान क्या है जिस पर अभी तक गुफ्तगू नहीं हो सकी, अभी तक सोच विचार नहीं हुई, या अभी तक डेडलॉक बरकरार है, या फिर उन्हें खदशा है? की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं राना साहब से कि असल प्लान पीडीएम का क्या है। राना साहब, तहरीके अदम एतमाद फिर से ज़ेरे गौर है। तहरीके अदम एतमाद अगर लाना भी चाहें अब, तो लाते लाते कितना अरसा लग जाएगा? देखिए सर, मैंने हाफिज हमदुल्ला साहब को सुना ना, आपने भी सुना। हाफिज साहब को शायद पीडीएम की उन चीज़ों का तो इल्म है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब तय कर चुके हैं, उन चीज़ों का इल्म है जो मौलाना साहब से वादे कर लिए हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून ने, चाहे किसी और ने। पीपल्स पार्टी और एएनपी तो उसमें है नहीं, यानी मौलाना से जितनी चीजें मंसूब हैं वो सब उन्हें पता है। अब बेचारों को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट के अंदर कौन क्या तय कर चुका है। हम आज वो बताएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर कौन क्या तय कर चुका है। इसका मौलाना साहब को बाद में इल्म होगा। मेरे पास इतलात ये है, और इसकी मेरे साथ एक जुम्मेदार मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन जुम्मेदार शख्स ने, पीपल्स पार्टी के जुम्मेदार शख्स ने, दोनों ने इसकी तस्दीक की है। इतलात ये है कि अब ये समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो अंदर जमातें मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, अब ये तैयारी कर रही हैं 1.5 से 2 माह, ये जो मैं वक्त आपको बता रहा हूँ ये लिख लीजिएगा, 1.5 से 2 माह के बाद ये इस उम्मीद पर हैं कि इनके हालात कुछ किसी और तरफ से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उन बेहतर हालात को चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए मतलब इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने खुद मुझे कहा कि हम उन हालात को चेक करने के लिए सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। यानी टेस्टर है वो। टेस्टर। मैंने उनसे पूछा कि यार किस तरह स्पीकर के खिलाफ आपकी तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। उसने कहा जी वजीर आजम के नाम पे तो बहुत से अरकान असम्बली कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत से। मैं कहा क्यों, वजीर आजम है। उन्होंने कहा नहीं जी, इमरान खान साहब के नाम पे बहुत से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें यह भी पता है कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, नाकाम होगी तो हमारी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा हमने टेस्टर लगाने के लिए 1.5 माह का वक्त रखा है, इसमें शहबाज शरीफ, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसमें और जो इनके लोग हैं वो इनके बकौल के हम कुछ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। उन बैकडोर राब्तों में हमें कुछ कामयाबी नज़र आ रही है कि जिसमें 1.5 माह लग जाएंगे, और उनका कहना है कि 1 से 1.5 माह में कुछ ऐसे सिनेरियो सामने आ जाएगा कि क्या अब हमें रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। सही। ये मैं जो इशारा तन कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। उसने कहा अगर हमें रिलीफ मिल रहा होगा तो हमारी तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद हम वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए जाएंगे। मैंने कहा क्या इसमें पीडीएम शामिल है? उन्होंने कहा जी अभी ये फैसला 2 सियासी जमातों ने किया है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, और वो हम आपस में तय कर चुके हैं। मैंने कहा फिर मौलाना साहब तो इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार नहीं है, मरियम साहिबा भी इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि इन हाउस तब्दीली के लिए जिनकी मदद चाहिए हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। याद है ना, हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने ये बात की। तो मैंने कहा फिर किस तरह होगा? उन्होंने कहा जी इन हाउस तब्दीली में ना तो उस तब्दीली का हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान है, रुकन असम्बली हैं, ना मरियम साहिबा हैं। हम जब उन्हें यह बता देंगे कि हमारे तमाम पत्ते सही जगह पर पहुंच गए हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, तो फिर इस पे उन्होंने कहा जी हम खेल लेंगे। मैंने एक फिर सवाल किया नून लीग के, मैंने कहा भाई क्या बड़े मियाँ साहब इस पे तैयार होंगे? उन्होंने कहा जी बाबूजी तैयार है। मैं कहा जी तैयार हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बाबूजी तैयार है। मैं कहा चले देख लेते हैं। अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनके साथ जो अंदर लोग मौजूद हैं वो ये तैयारी कर रहे हैं कि हम 1.5 माह बाद स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाकर कोशिश करेंगे। अगर वो कामयाब हो गई तो हम आगे खेलेंगे, अगर वो कामयाब ना हुई तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, फिर हम इंतज़ार करेंगे आने का। अब ये एक तैयारी कर रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक की स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। अच्छा, हाफिज साहब पीडीएम की तर्जमानी करते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर की बात नहीं करते ना उन्होंने एक इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी कहा है। अब मैं ये भी बता दूं, मैंने ये भी सवाल किया, मैं क्या इस्तीफ़ों का ऑप्शन कोई ज़ेरे गौर है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दूर दूर तक इस्तीफ़ों का ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं। मैंने कहा अगर पीडीएम
एहतजाजी तहरीक चलाती है और पार्लियामेंट हाउस के बाद धरना दे देती है और इस लंबा धरना हो जाता है, तो फिर आप इस्तीफे दे के बाहर आएंगे? उन्होंने कहा हम पागल हैं, पीडीएम आए, हम पीडीएम के साथ शामिल हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं, ना एएनपी शामिल होगी, वो इरादा से जाएंगे। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून ने कहा हम शामिल होंगे, उसमें एहतजाज में आएंगे, सारा कुछ आएंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट हाउस का गिराव होता है तो हम में से कोई रुकने असम्बली बाहर नहीं आएगा, हम गिराव के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा एहतजाज में बैठेंगे, पार्लियामेंट हाउस से दूर, गिराव में नहीं आएंगे, और ना हम इस्तीफे देंगे। यानी इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो बहरा मुर्दार में फेंका जा चुका है और अब इस्तीफों का ऑप्शन कहीं भी इस्तेमाल होता दिखाई नहीं देता। तहरीक अदम एतमाद के तौर पर टेस्टर लगाया जाएगा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौजूदा महंगाई के हवाले से। पेट्रोलियम लेवी में हर माह 4 रुपए का इजाफा हो सकता है। अगर हर माह 4 रुपए का इजाफा हुआ तो खदशात माहिर मईशत ये रखते हैं कि 170 से 180 रुपए फी लीटर भी पेट्रोल हो सकता है अगले 6 माह के दौरान। तो ये सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक होगी, इस पर तो बाद में बात करेंगे। मुशीर खजाना क्या कहना था, पहले वो मुलाहिजा करते हैं। बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। राना साहब, गुफ्तगू में कहीं भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आप? नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन, पाकिस्तान की अपोजिशन, ये हुकूमत खुद अपनी आप है। अगर आपने जो आज ऐलान किया है, अगर आवाम को आप सही तरीके से समझा नहीं सकते, अच्छा लेवी, पेट्रोलियम पे लेवी क्या है या सर, क्या अब हर शख्स ये सोच समझ रहा है कि 4 रुपये 95 पैसे इजाफे का मतलब है हर महीने 4 रुपये 95 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो? ऐसा नहीं, डेवलपमेंट लेवी के तौर पे ये इजाफा नहीं होगा। अब पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा होगा इसके साथ आप ये भी बता देते, ताकि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना होता। अब जो इस वक्त सोशल मीडिया पे, इस वक्त चैनल्स पे, अच्छा मुझे तो कई मेहरबान ऐसे अरकान असम्बली नजर आए चैनल्स पे जिन्होंने इसको 495 रुपए को पेट्रोल की कीमत में डाल दिया, 4 रुपये 95 पैसे को पेट्रोल की कीमत में डाल दिया। मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ऐसे भी देखे हैं। अच्छा, उन्होंने भी गवारा नहीं किया कि अच्छा आप ये बताते हैं कि जनाब पहले दौर में कितनी लिया जा रहा था, नून लीग के दौर में क्या था, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या था, आपके दौर में क्या था, अब ये जो बढ़ा रहे हैं इससे पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? या सर, लोग इसको समझना चाहते थे। अच्छा, अब होगा क्या? अब खुद ऐसे इजाफे हो जाएंगे जिसको ये हमेशा कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं, बिल्कुल नाकाम रहते हैं। आप गवर्नमेंट 5 पैसे रेट बढ़ाती है, 25 पैसे रेट दुकानदार खुद बढ़ा लेता है, और अवाम जो है वो दुकानदार भी क्या खूब करता है, गाली निकालता है हुकूमत को, जो गाहक होता है उससे भी गाली निकलती है, और फिर वो गाहक पैसे देता है, वो कमा लेता है, वो चला जाता है, और हुकूमती इदारे सुख की बांसुरी बजा रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। तो यासर, ये सूरत हाल असल में आने वाले दिनों में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आप पहले देखिए 22 रुपए, 24 रुपए, इवन 26 रुपए फी यूनिट मिल रहा है। भाई, उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता यासर, जिनके पास बेइंतहा दौलत है। ये सोचें कि हम जिन अदारों में काम कर रहे हैं, लोग जहां पे काम कर रहे हैं, बिजली महंगी होगी तो वो लोग मजबूरन कमी करेंगे ना स्टाफ में, मिलों के अंदर कमी होना शुरू हो जाएगी, चीज़ महंगी होना शुरू हो जाएगी। घरों के अंदर जहां पे बेचारे 2 कमरों में पंखे चलते, तब सब एक कमरे में एक पंखा चला के बैठेंगे। एसी तो अब तसव्वुर में रह जाएगा ना गरीब आदमी के, हीटर तो चल नहीं सकता। तो यहाँ सर, ये जुल्म की इंतहा है। अगर आपने टैक्स लगाना है तो आप टैक्स को तरीके से लगाएं, उतना टैक्स लगाएं जितना आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है। आप कहते हैं जी बाज़ारों में बड़ा रश है, लोगों के पास पैसा है, क्या करें, लोग खाना छोड़ दें? कितने लोग बाज़ारों में जा रहे हैं? 22 करोड़ 21 करोड़ आवाम में से कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग जाके ख़रीदारी कर रहे हैं? आप एक बाज़ार का रश दिखा देते हैं
21 करोड़ 22 करोड़ लोगों का में से जो अक्सरियत है, सफ़ेद पोस्ट जो हैं, जो गरीब हैं, उनका आप रोना नहीं दिखाते। राना साहब, आप ये देखें कि हमने ये कहा कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम दिया है, लेकिन हालिया दिनों के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करके उन्हें इस बात पे मजबूर करना कि आप बिजली खरीदें, और बिजली आप दे रहे हैं इतनी महंगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल उनके लिए खसूसी पैकेज कर दिया गया सर, सब्सिडाइज। हाँ जी, उनके लिए कर दिया गया। उनके लिए वो किया गया कि जो बिजली खरीदेंगे उनको और कुछ रियायती बिजली मिलेगी। ये पिछले दिनों ऐलान भी हुआ और उसके लिए कोई बनाया जा रहा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत के पास सर्दियों में बिजली मौजूद है, गर्मियों में और सूरत तैयार होती है, तो बजाय गैस पे वो जाने के गैस जो है वो आम सार्फिन को मिल जाए, और वहाँ पे जो बिजली वो इंडस्ट्री वाले जो है उस बिजली को इजाफी बिजली है, आपको पता ना जो आपने मुआहदे किए हैं आपको हर माह वो देना ही पड़ेगा। तो जब आप सर्दियों में आपके पास वो चीज़ नहीं है, अब इजाफा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, तो उसका हल निकालने के लिए किया है। लेकिन ये मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसको बयान करना या इसको समझाना या इसके लिए किसी से मुशावरत करना मुतलका स्टेक होल्डर से, ये गवारा नहीं है इनको। यानी जो भी मामलात हैं वो उम्र अयार की जंबील की तरह सामने रख दिए जाते हैं कि आप खुद इसमें से निकालते रहें कुलिया, जो आपकी समझ में आता है वो कहीं पे फिट करते रहें। हुकूमत समझाने में नाकाम है, हुकूमत ये बताने में नाकाम है कि ये महंगाई किस वजह से है, ये टैक्स किस वजह से लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।